हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स, जो कि होने वाला है इंग्लिश ब्लैक बुक से। और इसका हम सेट नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें 11 से लेकर के 20 तक के वर्ड होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरा सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, आपको इसका फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला इडियम्स आपके सामने है, अ वाइल्ड गोट चेस। इसका मतलब होता है निरर्थक प्रयास करना। अभी तक एसएससी में 23 टाइम्स आ गया है, हालांकि इससे भी ज्यादा बार आया होगा। मीनिंग समझते हैं, अ वाइल्ड गोट चेस यानी निरर्थक प्रयास करना। इसको कैसे याद करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को बनाने का एकमात्र मकसद होता है कि आपको याद कराना। कैसे याद कराया जाएगा, देखिए। आप जानते हैं चेज का मतलब होता है पीछा करना, और वाइल्ड का मतलब क्या होता है? वाइल्ड का मतलब जंगली, और गूज का मतलब क्या होता है? नेवला। मतलब अगर आप किसी जंगली नेवले का पीछा करते हैं तो क्या लगता है आपको, आप उसे पकड़ लेंगे? भाई नेवला क्या, अगर आप एक चूहा पकड़ना चाहें ना तो चूहा नहीं पकड़ सकते हैं, तो नेवला तो बहुत दूर की बात है। तो अगर आप नेवले के पीछे पीछे भाग रहे हैं, उसको चेज कर रहे हैं कि आप उसको पकड़ ही लेंगे, तो भूल जाइए, आप पकड़ नहीं सकते हैं। तो अगर हम किसी वाइल्ड गूज को चेज करेंगे, यदि उसका पीछा करेंगे, तो ये हमारा जो प्रयास होगा वो निरर्थक होगा, बेकार का प्रयास चला जाएगा। इंग्लिश मीनिंग समझ लेते हैं, फ्यूटाइल सर्च यानी व्यर्थ की खोज करना। अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर मतलब आप ऐसा एडवेंचर कर रहे हैं जिसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। अवर्थलेस हंट आर्चेज मतलब कोई ऐसा आप हंट कर रहे हैं, कोई ऐसा शिकार कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज का पीछा कर रहे हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है, तो कहने का मतलब सीधा है निरर्थक प्रयास। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला है बरी द हाचेट। बरी द हाचेट का मतलब होता है पुरानी शत्रुता भुला देना। इसको याद कैसे करेंगे? देखो, वैसे हाचेट का मतलब आप जानते होंगे कुल्हाड़ी होता है, और बरी का मतलब क्या होता है? बरी का मतलब होता है दफना देना। तो आप लोग मूवी वूवी देखे होंगे, तो साउथ में अक्सर ऐसा होता है कि जब दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं तो उसमें से एक तीसरा बंदा जो आता है, उन लोगों के बीच में वो सेटलमेंट करवाता है। कहता है तुम लोग आज से दोस्त बन जाओगे, ऐसा करो अपने अपने हथियार यहाँ पर गाड़ दो। तो दोनों लोग क्या करते हैं, अपना अपना हथियार डाल देते हैं, अपना हाचेट जो होता है उसको बरी कर देते हैं। और जैसे अपना हाचेट बरी करेंगे तो वे अपनी पुरानी शत्रुता को क्या करेंगे, भुला देंगे, और भुलाने के बाद वे फ्रेंड बन जाएंगे। तो बरी द हाचेट आप ऐसे याद करेंगे कि आप अपनी हाचेट यानी अपने हथियार को अगर बरी कर रहे हैं, दफना दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप पुरानी शत्रुता को क्या कर रहे हैं, भुला देना चाहते हैं। ठीक है। इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। टू मेक पीस यानी शांति बनाना। फारगेट पास्ट क्वेरल यानी पुराने बीते हुए झगड़े को भूल जाना। टू सेटल डिस्प्यूट किसी डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, किसी विवाद को सेटल कर देना। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है हर स्थिति में, या ऐसे भी कह सकते हैं हर परिस्थिति में। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, थिक का मतलब क्या होता है? थिक का मतलब होता है गाढ़ा। क्या होता है? गाढ़ा। और थिन का मतलब क्या होता है? थिन का मतलब पतला होता है। तो आपने ये चीज आप अपने घर पर ही सुनेंगे, कहते हैं कि पतरे गाढ़े, ऐसा कुछ ऐसा बोलते हैं ना, तो उसमें इसका मतलब है कि अगर आपकी जैसी भी स्थिति हो है, उसमें आपको सरवाइव करना है, यानी हर स्थिति में। तो थिक का मतलब हो जाएगा आपका गाढ़ा, और थिन का मतलब क्या हो जाएगा? पतला। मान लीजिए आप मट्ठा खाने के शौकीन हैं, ठीक है, और मट्ठा आपको बहुत ही गाढ़ा वाला अच्छा लगता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपका मट्ठा, आपके यहाँ ज़्यादा दूध नहीं है, मट्ठा जो बनता है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता, वो बहुत ही पतला रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आप अपने घर वालों को गरियाएंगे थोड़ी ना, भाई आपको वही खाना पड़ेगा, चाहे पतला हो चाहे मोटा हो। तो हर स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? निर्वहन करना पड़ेगा। तो थ्रू थिक एंड थिन, चाहे थिक वाली स्थिति हो चाहे थिन वाली स्थिति हो, हर स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? निर्वहन करना पड़ेगा। इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस यानी हर परिस्थिति में सपोर्ट करना, किसी भी परिस्थिति में। कहने का मतलब है कि कोई चाहे बहुत ही अमीरी स्थिति में हो या बहुत गरीबी स्थिति में हो, हर स्थिति में उसका सपोर्ट करना। सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस इन टाइम ऑफ गुड आर बैड फॉर्च्यून मतलब अच्छे समय में और बुरे समय दोनों में। ओके। तो थ्रू थिक एंड थिन का मतलब हो जाएगा हर परिस्थिति में। अगला है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, मतलब कितना ज्यादा बता दूं मैं आपको, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है छिपा हुआ अर्थ निकालना। इसको याद कैसे करेंगे? देखो, अगर आप कोई लाइन पढ़ रहे हैं, ठीक, उस लाइन को आपने कंप्लीटली पढ़ लिया, उसके बाद आपने और लाइन को पढ़ा, ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको उसका अर्थ ना
पता चले, क्योंकि जैसे अब टीचर पढ़ाते हैं तो एक लाइन पढ़ाएंगे उसके बाद बताएंगे कभी ये कहना चाहता है, कभी वो कहना चाहता है, पता नहीं क्या क्या कभी कहना चाहता है, जितनी भी मतलब उसके बीच की छुपी हुई बात होती है वो टीचर्स बता देते हैं। तो कोई लाइन पढ़ रहे हैं, उस लाइन के बीच का जो अर्थ है अगर कोई ढूंढ ले रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, अगर लाइन के बीच का कोई अर्थ निकाल ले रहा है तो इसका मतलब है कि वो छुपा हुआ अर्थ निकाल रहा है। कौन सा अर्थ निकाल रहा है? छिपा हुआ अर्थ निकाल रहा है। मतलब कहने का ये है कि छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से वो समझ ले रहा है। तो टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब हो जाएगा छिपा हुआ अर्थ निकालना। वैसे भी लाइन के बीच में, भाई लाइन के बीच में अगर कोई छोटा सा अर्थ लिखे तो वैसे आप पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन अगर कोई देख ले रहा है इसका मतलब वो बढ़िया है। इंग्लिश देख लेते हैं इसका। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, अंडरस्टैंड यानी समझना, हिडन मीनिंग छिपा हुआ अर्थ समझना। जैसा लिखा गया है उसको तो सब पढ़ लेंगे, लेकिन उसके अंदर जो छिपा हुआ अर्थ है उसको पढ़ना। फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस, मतलब उससे ज्यादा मीनिंग पाना जितना वर्ड एक्सप्रेस कर रहा है। वर्ड जितना, मान लीजिए 4 शब्द लिखा गया है, अब जैसे लिख दिया गया वसुधैव कुटुंबकम। अब इस वसुधैव कुटुंबकम को एक्सप्लेन करने के लिए तो आप आधे घंटे तक एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाकी वैसे कोई क्या पढ़ेगा, वसुधैव कुटुंबकम खत्म। समझ गए? नहीं, मतलब जितना वर्ड दिख रहा है उससे भी ज्यादा एक्सप्लेन करना। अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्प्लाइड बट नॉट स्टेटेड डायरेक्टली, यानी उस चीज को पढ़ लेना जो डायरेक्टली स्टेटेड नहीं किया गया है। बाकी ऐसे ही वर्ड बहुत सारे हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला है अबोल्ड फ्रॉम द ब्लू, यानी आकस्मिक घटना। तो इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद कर लेते हैं वोल्टेज से। कैसे? वोल्टेज से। वोल्टेज मतलब भाई जब करंट वरेंट आता है वैसे ही। तो आसमान में कभी कभार देखते होंगे कि बिजली चमकती है। जब बिजली चमकती है तो अब ऐसा तो है नहीं कि ब्लू का मतलब यहाँ पर ब्लू स्काई से, ओके, और वोल्ट का मतलब वोल्टेज करंट से समझ लेते हैं। आसमान जब आसमान में जब बिजली चमकती है तो बहुत तेजी से चमकती है कि नहीं? और ये सब कैसे होता है? अचानक से होता है। मतलब आप शांति से बैठे हुए हैं और अचानक से क्या हो जाए, अचानक से एकदम धड़ाम धड़ाम होने लगे। तो ऐसी घटनाएं क्या होती हैं, बहुत ही आकस्मिक होती हैं। तो ब्लू से यानी नीले आसमान से जब वोल्टेज निकलता है तो वो बहुत ही सडन होता है, मतलब बहुत ही आकस्मिक घटना होती है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा होता रहता है, आपको बता करके होगा। तो जब भी ब्लू यानी नीले आसमान से वोल्टेज निकलेगा तो कैसे? अचानक से निकलेगा। ठीक है, इंग्लिश देख लेते हैं। समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंटली, मतलब कोई ऐसी चीज जो जिसके बारे में एक्सपेक्ट ना किया गया हो और वो बहुत ही अनप्लीजेंटली हो। जैसे भाई बादल गड़गड़ाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपका अपना कान उन बंद कर लेते हैं ना। अ कंप्लीट सरप्राइज यानी पूरी तरह से आश्चर्य। अ सडन कालामिटी एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, मतलब अचानक से कालामिटी आ जाए। कालामिटी का मतलब विनाश, आपदा यही या डिजास्टर। तो अचानक से कुछ ऐसा हो जाए तो उसे हम बोलेंगे अबोल्ड फ्रॉम ब्लू। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला इडियम से स्नैक इन द ग्रास, यानी आस्तीन का सांप। तो ये देखो बहुत ही आसान है। स्नैक मतलब सांप और ग्रास मतलब घास। तो घास में अगर कोई सांप जो है वो छिप करके बैठा हुआ है तो क्या इसे आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। आपको तो लगेगा यहाँ बहुत प्यारी प्यारी घास है, चलो यहाँ पर बढ़िया से हम लोग एंजॉय करते हैं। आप वहाँ पर टूर मनाना शुरू कर देंगे तो सांप निकलेगा, कहेगा हम भी आपके साथ टूर मनाएंगे और डंक मार देगा आपको। तो ऐसा सांप जो होता है वो छिपा हुआ है, आस्तीन का सांप है। कहने का मतलब एक ऐसा पर्सन जो आपके साथ रहता है और आपके साथ रह करके आपके साथ धोखेबाजी कर देता है। तो ऐसे आदमी को हम बोलते हैं आस्तीन सांप, यानी स्नैक इन द ग्रास। तो जो घास में छिपा हुआ सांप है वो कैसा सांप कहलाएगा? आस्तीन का सांप कहलाएगा। बाकी अगर सामने वाला सांप होता है तो वो तो भाई एकदम दिख ही रहा होता है कि वो बढ़िया वाला सांप है। बाकी जो छिपा हुआ सांप है क्या कहलाएगा? आस्तीन का सांप। अब इसका मीनिंग सांप से नहीं होगा, इसका मीनिंग मैन से होगा। अ ट्रीचरस पर्सन, एक खराब व्यक्ति। एन अनरिलायबल एंड डिसीटफुल पर्सन, मतलब जिस पर हम रिलाइव नहीं कर सकते। रिलाइव का मतलब होता है भरोसा करना, जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। डिसीटफुल पर्सन यानी वो धोखेबाज पर्सन है। अ सीक्रेट एनिमी मतलब छुपा हुआ दुश्मन, आपके साथ है लेकिन वो क्या है? आपका दुश्मन है। ओके, इसके बाद अगला वर्ड आपके सामने, अगला इडियम्स है एट द 11th आवर, यानी अंतिम समय पर। तो ये तो भाई कितनी बार आया हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। फिलहाल आप यहाँ पर देख सकते हैं 34 टाइम्स अभी तक आ चुका है। एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम समय पर। इसको याद कैसे करेंगे? जैसे आप जानते हैं कि घड़ी में 12 ऐसे, यहाँ पर 12 होता है, यहाँ पर 3 होता है, इधर 6 होता है और इधर 9 होता है।
तो घड़ी में वैसे तो अंतिम जो होता है वो 12वां होता है, लेकिन 12वां से भी पहले कौन-सा घंटा आता है? 11वां घंटा आता है। तो 11वां एकदम अंतिम होता है, उसके बाद क्या होता है? दिन बदल जाता है, रात बदल जाती है, समय बदल जाता है, कहने का मतलब है। तो 11वां जो घंटा होता है वो अंतिम घंटा होता है, अंतिम समय होता है। किसी भी एएम, पीएम में बदलने के लिए देखते होंगे ना 11वां, लास्ट वाला कौन-सा होता है? भाई 12 पर होता है वैसे अंत, लेकिन 12 से भी पहले कौन-सा होता है? 11वां। तो 11वां जो है वो अंतिम होता है। तो एट द 11th आवर का मतलब हो जाएगा एकदम अंतिम समय पर, या कह सकते हैं अंतिम क्षण पर, ठीक है? एट द वेरी लास्ट मोमेंट, यानी कहने का मतलब है एकदम अंतिम क्षण पर, वेरी लास्ट मोमेंट, जस्ट बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन का मतलब कोई चीज़ समाप्त होने वाली थी उससे एकदम पहले। जैसे मान लीजिए ट्रेन छूटने वाली है, ट्रेन छूटने से के आप 10 सेकंड पहले पहुंच गए, तो ये क्या है? एकदम अंतिम क्षण पर, यानी एट द 11th आवर। अगला इडियम्स आपके सामने है, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। तो ये तो आप कहावत में भी सुने होंगे। ब्लो का मतलब क्या होता है? ब्लो का मतलब होता है बजाना। वंस मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए आता है। और ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है? ट्रम्पेट का मतलब होता है तुरही। तुरही जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं। तुरही का मतलब होता है जैसे जो सेना होती है, तो सेना जब कोई मतलब एक्सरसाइज कर रही होती है, तो उनके पास एक पिपीरी टाइप का कुछ ऐसा होता है बजाने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको तुरही बोलते हैं। या युद्ध में देखते होंगे शंखनाद जिसे बोलते हैं, तो तुरही उसे बोलते हैं। ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है? तुरही। अगर कोई व्यक्ति अपनी तुरही बजा रहा है, तो वो अपनी तुरही बजाएगा, कहेगा हमारी तुरही बहुत बढ़िया है, तुम्हारी वाली ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी खुद की तुरही बजाएगा, तो वो अपने आप से कहेगा मतलब वो कहेगा कि नहीं मेरी वाली तो ज़्यादा बढ़िया, तुम्हारी वाली ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो कहने का मतलब है खुद अपने ही बारे में अच्छा-अच्छा बोल लेना। कोई और नहीं बोल रहा है, तुम खुद ही बोल रहे हो कि अच्छा-अच्छा हाँ, हमारा सबसे बढ़िया ये है। तो इसे कहते हैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। ओके, ब्लो वन्स ऑन ट्रम्पेट, यानी खुद की तुरही बजाना है। कहने का मतलब है अपना राग अलापना, ऐसे भी कह सकते हैं। मीनिंग देख लेते हैं, प्रेज वनसेल्फ, यानी खुद की प्रशंसा करना। टू बूस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट, कहने का मतलब अपनी अचीवमेंट के बारे में खूब बढ़ा चढ़ा के बताना, ऐसा है वैसा है खूब बताओ। तो इसे क्या कहते हैं? ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। अगला आइडियम्स आपके सामने है, ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? ब्रेक द आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद आप ऐसे कर लीजिए, जैसे कोई आदमी मर उड़ जाता है, तो जब मर जाता है तो उसको किस पे लिटा देते हैं? आइस पर लिटा देते हैं ना। अब आइस पर लिटा दिए हैं तो बेचारा एकदम शांत होकर लेटा हुआ है। भाई मरा है तो शांत ही रहेगा। लेकिन मान लो मरा ना हो, वो जिंदा रहे और ऐसे-ऐसे डगमगा दे, ये उसकी जो बर्फ है वो क्या हो जाए? गिर जाए, ब्रेक हो जाए। अब जब ब्रेक हो जाएगी बर्फ, तो आदमी जो लोग वहाँ पर बैठे रहेंगे उनको लगेगा अरे! ब्रेक कैसे, ये आइस कैसे ब्रेक हो गई, कैसे टूट गई? तो सब आपस में क्या करने लगेंगे? सब चिल्लाने-विल्लाने लगेंगे, समझ जाएँगे अरे भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या होगी? सबकी शांति जो है वो भंग हो जाएगी, चुप्पी टूट जाएगी पूरी तरह से। तो जब भी आइस ब्रेक होगी क्या होगी? लोगों की चुप्पी टूट जाएगी। ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है? तो कहने का मतलब है किसी चीज़ की वार्तालाप स्टार्ट कर देना। इनिशिएट समथिंग, किसी चीज़ की शुरुआत करना। तो शुरुआत करने का मतलब है ब्रेक द आइस का मतलब ये है कि कोई चीज़ एकदम शांत था, अब उस चीज़ की शुरुआत हो गई। तो इनिशिएट समथिंग, किसी चीज़ की शुरुआत करना। टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू कर देना। टू मेक समथिंग कंफर्टेबल, कुछ कंफर्टेबल बना देना। कहने का मतलब है 2 लोग बैठे हुए हैं, आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं, एकदम शांति से हैं। अब उनको कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे एक आदमी बात करना शुरू कर देगा तो ये दोनों क्या हो जाएँगे? कंफर्टेबल महसूस करेंगे। और लास्ट इडियम्स है आपके सामने, कॉस्ट एंड आर्म लेग, यानी बहुत महँगा पड़ जाना। इसको याद कैसे करेंगे? तो देखो मान लीजिए आप कोई सामान खरीद कर के लाते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए आप कोई महँगा सामान खरीदते हैं और उस महँगे सामान को खरीदने के लिए आपको अपना आर्म देना पड़ रहा है, अपना लेग देना पड़ रहा है। मतलब उसको खरीदने के लिए आपका हाथ से देना पड़ रहा है, उसको अपना पैर देना पड़ रहा है, काट कर देना पड़ रहा है। ऐसे नहीं कि लो अपना हाथ, हमारा हाथ पकड़ लो। तो कोई ऐसा सामान आप खरीद रहे हैं जिसका कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब मूल्य, वो जिसका मूल्य जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, कि आपको अपना हाथ काट करके देना पड़ रहा है, अपना लेग काट करके देना पड़ रहा है। भाई ऐसा सामान तो बहुत महँगा है कि भाई कोई ऐसा सामान खरीद रहे हैं कि उसमें आपको हाथ काट के देना पड़ रहा है, अपना पैर काट करके देना पड़ रहा है, तो ये सामान आप सस्ता समझते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा महँगा हो जाएगा। तो उसका कॉस्ट क्या होगा? कॉस्ट प्राइस उसका बहुत ज़्यादा महँगा हो जाएगा। बस ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है? अब इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं, वेरी एक्सपेंसिव, यानी बहुत महँगा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसे वाला। ओके, तो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी एक बार चलिए जल्दी से इसका क्विक रिवीजन करा लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था, अ वाइल्ड गूस चेस, इसका मतलब होता है निरर्थक प्रयास करना।
और बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है? पुरानी शत्रुता भुला देना। इसके बाद है थ्रू थिक एंड थिन, यानी हर स्थिति में सपोर्ट करना। और टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है छिपा हुआ अर्थ निकाल लेना, यानी जो चीज़ दिख नहीं रही उसके बारे में भी पता लगा लेना। इसके बाद है अबोल्ड फ्रॉम द ब्लू, यानी कोई ऐसी घटना जो अचानक से घट जाती है। इसके बाद आपके सामने स्नैक इन द ग्रास, कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ है लेकिन वो क्या है? धोखेबाज है। आपके साथ रहता है लेकिन वो आपके साथ धोखा कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं? स्नैक इन द ग्रास। इसके बाद है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब कोई ऐसी चीज जो एकदम अंतिम समय पर होती है, अंतिम क्षण पर। और ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है? ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है खुद के बारे में बढ़ा चढ़ा करके बोलना, अपने ही बारे में खूब अच्छा अच्छा बोलना, खुद से ही बोलना। भाई दूसरा बोले तब तो अच्छी बात है, लेकिन खुद से ही बोलोगे गड़बड़ है ना। और ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है? ब्रेक द आइस का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत कर देना, यानी बातचीत कर देना। और बातचीत करेंगे तो कंफर्टेबल महसूस करना शुरू कर देंगे। और लास्ट है कास्ट एंड आर्म लगी, यानी किसी चीज को खरीदने के लिए आपको अपना हाथ और पैर देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है? बहुत ही महंगा है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।